गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं यश हुसैनी बीएससी फर्स्ट ईयर की फिजिक्स क्लास में आपका स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं द्रव्यमान केंद्र के सापेक्ष कण तंत्र यानी निकाय का कोणीय संवेग यानी एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, यानी द्रव्यमान केंद्र के सापेक्ष ही कोणीय संवेग देखना हमें। कल की क्लास में, प्रीवियस क्लास में मैंने आपको कोणीय संवेग के बारे में डिस्कस किया था। हमने डिस्कस किया था कि जो कोणीय संवेग होता है ना, एंगुलर मोमेंटम जो होता है उसको हमने किससे रिप्रेजेंट किया था, जे से, और जे किसके इक्वल होता था, आर क्रॉस पी के। ठीक है, जे किसके इक्वल होता था, आर क्रॉस पी के। आर वो डिस्टेंस होती थी जहाँ से हमें क्या देखना होता था, एंगुलर मोमेंटम देखना होता था, कोणीय संवेग देखना होता था। और P क्या होता था, रेखीय संवेग। तो कोणीय संवेग जब भी हम देखेंगे ना, किसी बिंदु से देखेंगे, किसी पॉइंट से देखेंगे। और यहाँ हमें वो दे रखा है कि ये कोई सिस्टम है, निकाय है, कणों का निकाय है। जैसे ठोस पिंड है हमारे पास, रिजिड बॉडी है ना, वो बहुत पत्थर की बॉल है, वो कणों से मिलकर बनी होती है, पार्टिकल से मिलकर बनी होती है। तो उसका हम कोणीय संवेग निकालते हैं। तो देखो कैसे निकालते हैं। सबसे पहले हम क्या लेते हैं, निकाय लेते हैं, सिस्टम लेते हैं। तो देखो कैसे लिखते हैं हम, देखो माना एन कणों का क्या है, एक निकाय है। ठीक है, एक हमारे पास सिस्टम है, निकाय है, जो कि किससे मिलकर बना होता है, एन कणों से मिलकर बना होता है, एन पार्टिकल से मिलकर बना होता है। ऐसा सिस्टम क्या हो सकता है हमारे पास, जैसे पत्थर की बॉल। ठीक है, बहुत सारे पार्टिकल से मिलकर बनी होती है। ठीक है, इस निकाय का या इस सिस्टम का हम क्या ज्ञात करेंगे, कोणीय संवेग ज्ञात करना है, एंगुलर मोमेंटम ज्ञात करना है, कोणीय संवेग ज्ञात करना है, एंगुलर मोमेंटम ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसको ज्ञात करने के लिए, इसको ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, द्रव्यमान केंद्र की स्थिति ज्ञात करते हैं। सेंटर ऑफ मास की क्या ज्ञात करते हैं हम, स्थिति, पोजीशन ज्ञात करते हैं। अब देखना ये भी क्या कहानी कर रहा है। हम एक एन कणों का निकाय लेते हैं। देखो निकाय जो लेंगे ना, वो हम कोई ना कोई निर्देश तंत्र से देखते हैं। ये हमारे पास एक निर्देश तंत्र है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, कार्तीय निर्देश तंत्र। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, और ये मूल बिंदु होता है, ओरिजिन होता है। क्लियर है ये बात। अब निकाय ले लें, सिस्टम ले लें। मान लो ये एक क्या है, निकाय है, एन कणों से मिलकर, इसमें बहुत सारे क्या होंगे, कण होंगे, पार्टिकल होंगे। जैसे चौक है, चौक भी ऐसे मिलकर बना होता है। ठीक है, अब इस निकाय का, इसका, सिस्टम का हमें क्या ज्ञात करना है, कोणीय संवेग ज्ञात करना है, एंगुलर मोमेंटम ज्ञात करना है। इसको ज्ञात करने के लिए द्रव्यमान केंद्र की स्थिति ज्ञात करते हैं, पोजीशन ज्ञात करते हैं। इसको कैसे समझा सकते हैं, देखो ये कोई भी निकाय होता है, कोई भी पिंड होता है, उसका एक द्रव्यमान केंद्र बिंदु होता है। पहले की वीडियोस देख लेना, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा ना। द्रव्यमान केंद्र बिंदु होता है अनियमित आकृतियों में, इरेगुलर जो शेप्स होती है ना, उसमें द्रव्यमान केंद्र बिंदु कहाँ होता है, कहीं भी हो सकता है। तो मैंने यहाँ मान लिया, यहाँ पर इस निकाय का क्या है, द्रव्यमान केंद्र बिंदु है, यानी CM पॉइंट है।
द्रव्यमान केंद्र बिंदु चलो बता देता हूँ, जहां पर पिंड का संपूर्ण द्रव्यमान केंद्रित माना जा सकता है। मान लो ये जो बॉल है वो 5 किलोग्राम की है, तो आप 5 का 5 किलोग्राम इस पॉइंट पर मान सकते हो। ऐसा पॉइंट कौन सा पॉइंट होता है? द्रव्यमान केंद्र बिंदु। ठीक है भाई, ये तो मिल गया द्रव्यमान केंद्र बिंदु। अब ये बहुत सारे कण है भाई, अब सारे कण के हेल्प से तो नहीं, हम क्या करते हैं, कोई भी एक कण ले लेते हैं। मैंने ये वाला कण ले लिया और इस कण को कहा ये कौन सा कण है? आईवा कण है, आईवा पार्टिकल है। ठीक है, अब सभी के द्रव्यमान होंगे या नहीं होंगे? होंगे। इसका जो मास है ना वो मैंने कितना मान लिया? द्रव्यमान जो है वो कितना मान लिया? mi मान लिया, स्मॉल mi। कितना मान लिया? स्मॉल mi मान लिया। क्लियर है ये बात? बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, तो देखो अगर इसका कुल द्रव्यमान निकालना है, इसका कुल द्रव्यमान निकालना है, कुल मास निकालना है इस निकाय का, तो मैं क्या लिखूंगा? कैपिटल M इज इक्वल टू आई की वैल्यू चलेगी, क्या होगा? पहले कण का द्रव्यमान m1, दूसरे कण का द्रव्यमान m2, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, सारे कणों के द्रव्यमान क्या कर देंगे? हम जोड़ देंगे। और इसको मैंने पहले भी बताया था कैसे लिख सकते हैं? I इज इक्वल टू 1 से लेकर n तक क्या? mi। तो सारे कणों के द्रव्यमान जोड़ दो, पहले कण के, दूसरे कण के, तो ये पिंड का क्या आ जाता है? कुल द्रव्यमान। ठीक है, तो देखो mi की वैल्यू 1 से लेकर n तक, तो इसे m लिख सकते हैं। तो इस निकाय में मैंने केवल कौन सा कण लिया है? एक कण आईवा कण लिया है अभी। ठीक है, ये जो आईवा कण है ना, केवल आईवा कण, ये मूल बिंदु से, सपोज कीजिए इसका स्थिति सदिश क्या है? ri सदिश है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ से आईवे कण की दूरी क्या है? ri, और डायरेक्शन कौन सी है? ये वाली है। ठीक है, इस CM का यानी द्रव्यमान केंद्र बिंदु का स्थिति सदिश मूल बिंदु के सापेक्ष, मूल बिंदु के सापेक्ष स्थिति सदिश क्या है? CM का ये है, जिसे हम किससे डिनोट करते हैं? RCM। RCM क्या बताती है? यहाँ से यहाँ की दूरी, और ये दिशा बताती है। अब ये जो पॉइंट है, आईवा जो कण है ना, ये द्रव्यमान केंद्र के सापेक्ष इसकी स्थिति देखते हैं। अब किसके सापेक्ष देख रहे हैं? देखो ये द्रव्यमान केंद्र है, सेंटर ऑफ मास है, इससे कहाँ जा रहे हैं? इस ओर जा रहे हैं। ठीक है, इससे कहाँ जा रहे हैं? इस ओर जा रहे हैं। तो यहाँ से देख रहे हैं द्रव्यमान केंद्र के सापेक्ष, सेंटर ऑफ मास के सापेक्ष, तो यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस क्या है? ri सदिश, और डैश ले लेते हैं हम, डैश से ले लेते हैं ना, ri डैश सदिश ले लेते हैं। क्लियर है? ये कर चुके हैं। चलो फिर भी लिख देते हैं हम। ri सदिश क्या है? ri सदिश क्या है? मूल बिंदु से कहाँ देख रहे हैं? आईवे। देखो मूल बिंदु यानी कि ओरिजिन से, मूल बिंदु से, ठीक है, या मूल बिंदु के सापेक्ष आईवे कण का, आईवे पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर होता है, ये स्थिति सदिश होता है। ठीक है, ये स्थिति बताता है कि मूल बिंदु से इसकी स्थिति ये है। फिर RCM सदिश देखते हैं। RCM वेक्टर, RCM वेक्टर क्या होता है? RCM वेक्टर क्या दर्शा रहा है? स्थिति, दूरी तो है ये द्रव्यमान केंद्र की स्थिति दर्शा रहा है। किससे? मूल बिंदु से, कि यहाँ से इतनी दूरी पर और दिशा ये है। RCM क्या है? RCM सदिश क्या है? मूल बिंदु यानी ओरिजिन, मूल बिंदु O के सापेक्ष, मूल बिंदु O के सापेक्ष द्रव्यमान केंद्र की स्थिति। 11th क्लास बहुत काम में आने वाली है, इस बुक में सबसे टफ बुक होती है। मूल बिंदु O के सापेक्ष द्रव्यमान केंद्र की, द्रव्यमान केंद्र की स्थिति सदिश, पोजीशन वेक्टर होता है।
ठीक है भाई, ये बता रहा है। अच्छा, आर आई डैश सदिश क्या है, ये भी लिख लेते हैं। आर आई डैश सदिश क्या है? द्रव्यमान केंद्र से इस दिशा, द्रव्यमान केंद्र के सापेक्ष आयव्य कण का स्थिति सदिश, दूरी बता रहा है और दिशा बता रहा है। आर आई डैश क्या है? द्रव्यमान केंद्र के सापेक्ष, द्रव्यमान केंद्र के सापेक्ष आयव्य कण का स्थिति सदिश, यानी कि क्या, पोजीशन वेक्टर होता है ये। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। हमें इसका, इस निकाय का क्या देखना है, संवेग देखना है इस पॉइंट की हेल्प से, इससे देखना है, ये द्रव्यमान केंद्र से, ध्यान रखना, द्रव्यमान केंद्र से देखना है। इतना काम हो गया हमारे पास, पहले भी कर चुके हैं। इसमें हम त्रिभुज का नियम लगाते हैं, ट्राइंगल लगाते हैं, त्रिभुज नियम से ट्राइंगल स्लो लगाते हैं। मैंने आपको बताया था, अगर त्रिभुज में, ट्राइंगल में, ये एक भुजा ए है, ये दूसरी बी है, और ये तीर से तीर भिड़ रहे हैं, ये सी है, तो सी इज इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस बी होता है। ठीक है भाई, यहाँ से चलो आर सी एम सदिश आ रहा है, आर सी एम सदिश आ रहा है, फिर ये इसी की डायरेक्शन में चल रहा है, आर आई डैश वेक्टर आ रहा है, लेकिन ये तीर से तीर तो ये विपरीत दिशा में होता है, ये किसके इक्वल होता है, आर आई वेक्टर के इक्वल होता है, आर आई सदिश के क्या होता है, इक्वल होता है। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, मैं यहाँ से आर आई डैश निकाल रहा हूँ, आर आई डैश निकाल रहा हूँ, वो किसके इक्वल होगा, आर आई माइनस आर सी एम वेक्टर। आर आई डैश क्यों निकाला, क्योंकि द्रव्यमान केंद्र के सापेक्ष ही तो देखना है हमें, किसके साथ, मूल बिंदु के सापेक्ष तो ये थे दोनों, लेकिन द्रव्यमान केंद्र के सापेक्ष देखना है, वो कौन सा कण है, एम आई आयवा कण है। ठीक है, इसे हम देते हैं इक्वेशन फर्स्ट, ये आर आई डैश इज इक्वल टू आर आई माइनस आर सी एम वेक्टर आ जाएगा। अगर हम इसका क्या करते हैं, अवकलन करते हैं, टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल करते हैं, अवकलन करते हैं, तो क्या बनेगा हमारे पास, डी आर आई डैश अपॉन डी टी, डी अपॉन डी टी। यहाँ क्या बनेगा, डी आर आई अपॉन डी टी माइनस डी आर सी एम अपॉन क्या, डी टी बन जाएगा। बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा। अगर ये बन जाता है तो इसे क्या लिख सकते हैं हम, डैश वाले को, विस्थापन में समय के साथ परिवर्तन को वेग कहते हैं, वेलोसिटी कहते हैं, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, वी आई, क्योंकि ये डैश वाली है, डैश यानी इसके सापेक्ष इस कण का वेग, वी आई डैश, इसे क्या लिखेंगे, इज इक्वल टू क्या, वी आई वेक्टर लिख देंगे, और ये आ रहा है माइनस, यहाँ माइनस, और डी आर सी एम अपॉन डी टी को क्या लिखेंगे, वी सी एम, और इसे देते हैं इक्वेशन नंबर सेकेंड, वी आई डैश इज इक्वल टू वी आई माइनस वी सी एम के इक्वल होता है। ठीक है, अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये हमारे पास आयवा कण दिखाई दे रहा है, बिल्कुल दिखाई दे रहा है, इसका कोणीय संवेग देखते हैं हम, क्या देखते हैं, आयव्य कण का कोणीय संवेग, देखो आयव्य कण का कोणीय संवेग, यानी कि एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम कोणीय संवेग किसका, आयव्य कण का, मान लो क्या मान लेते हैं हम, जे आई सदिश है। ठीक है, क्योंकि आप जानते हो कि J इज इक्वल टू क्या होता है, R क्रॉस P होता है, तो I की आयव्य कण के लिए निकाल रहे हैं, तो क्या निकाल रहे हैं हम, JI। अब देखो यहाँ से देखना, अगर हम मूल बिंदु से देखते हैं, ओरिजिन से देखते हैं, तो ये दूरी कितनी है, RI है, और इसमें अगर ये गति कर रहा होगा तो इसका संवेग होगा कुछ ना कुछ, तो हम लिख सकते हैं कि जे आई
इज इक्वल टू आईवे कण का संवेग, अगर हम मूल बिंदु से देख रहे हैं तो क्या होगा, आर आई और क्रॉस और एम आई कण का यानी कि पी आई होगा। इसका द्रव्यमान यानी इसका संवेग तो क्या होगा, पी आई, और ये दूरी मूल बिंदु से क्या है, आर आई। तो आईवे कण का कोणीय संवेग जे आई इज इक्वल टू आर आई क्रॉस क्या, पी आई हो जाएगा। ठीक है, ये कहाँ से देख रहे हैं, ध्यान रखना मूल बिंदु से देख रहे हैं। अब ये तो एक कण का है, कितने का है ये, एक कण का है। हम यहाँ पर क्या लिख लेते हैं, टोटल निकाल ले सारे कणों का कोणीय संवेग। तो देखो मूल बिंदु यानी ओरिजिन के सापेक्ष, ठीक है, निकाय का क्या कुल कोणीय संवेग क्या होगा बताओ। अब देखो मैं उसको व्यक्त कर दूं J0। अब एक कण का तो क्या है, जे आई है। अगर मैं इसमें समेशन लगा दूं और आई की वैल्यू डिनोट कर दूं 1 से लेकर n तक, तो क्या होगा बताओ। अगर समेशन लगा दिया, आई की वैल्यू 1 रखा तो J1, फिर समेशन का मतलब प्लस, फिर आई की वैल्यू 2 रखा तो J2, प्लस आई की वैल्यू 3 रखा तो J3। सारे कणों का संवेग जुड़ जाएगा या नहीं जुड़ जाएगा, जुड़ जाएगा। इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 1 रखो J1 प्लस फिर आई की वैल्यू 2 रखो J2 प्लस आई की वैल्यू 3 रखो J3 प्लस डैश डैश डैश, यानी कि सारे कणों का कोणीय संवेग क्या कर दो आप, जोड़ दो, तो क्या आ जाएगा, कुल कोणीय संवेग आ जाएगा। इसे हम लिख सकते हैं जे आई समेशन आई इज इक्वल टू 1 से लेकर n तक किसके सापेक्ष, निकाय का कुल कोणीय संवेग है, किसके सापेक्ष, मूल बिंदु के सापेक्ष। ठीक है, ओरिजिन के सापेक्ष, मूल बिंदु के सापेक्ष। आ गई बात समझ में। यहां से देखेंगे तो आर क्रॉस, जिस पॉइंट कोणीय संवेग हमेशा एक पॉइंट से देखते हैं, एक बिंदु से देखते हैं। ठीक है, तो फिर हम जानते हैं P इज इक्वल टू क्या होता है, mv होता है। तो हम लिख सकते हैं J0 इज इक्वल टू समेशन आई इज इक्वल टू 1 से लेकर n तक। पहले तो मैं यही वैल्यू लिख दूं, आर आई वेक्टर क्रॉस पी आई सदिश। तो J0 इज इक्वल टू पी आई की वैल्यू भी हम लिख सकते हैं, देखो समेशन आई इज इक्वल टू 1 टू लेकर n तक आर आई वेक्टर पी आई की वैल्यू क्या होगी, P इज इक्वल टू क्या होता है, एम वी, आई वकन है तो एम आई वी आई सदिश। तो J0 सदिश इज इक्वल टू समेशन आई इज इक्वल टू 1 से लेकर n तक। एम आई कैसी राशि होती है, अदिश राशि होती है, बाकी दोनों सदिश है। तो एम आई को चाहे इसके साथ मल्टीप्लाई करके लिख लो चाहे इसके साथ, कोई फर्क नहीं। मैं इसको अलग से लिख लेता हूँ एम आई, और क्रॉस गुना किस किस के बीच में, सदिश राशि ये दोनों ही तो है, तो इसको लिख लेते हैं आर आई क्रॉस वी आई क्रॉस। ये क्या आ गया हमारे पास, मूल बिंदु के सापेक्ष कुल कोणीय संवेग। और इसको हम इक्वेशन से डिनोट कर सकते हैं, इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, इक्वेशन नंबर 3 बन जाएगी, बिल्कुल बन जाएगी। लेकिन हमें किसके रिस्पेक्ट में कोणीय संवेग निकालना है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो हम जो निकालने वाले हैं ना, वो द्रव्यमान केंद्र के सापेक्ष निकालने वाले हैं। किसके रिस्पेक्ट में, द्रव्यमान केंद्र के सापेक्ष। समझना, द्रव्यमान केंद्र के सापेक्ष। अभी तो किसके सापेक्ष देखा था हमने, मूल बिंदु के सापेक्ष। द्रव्यमान केंद्र के सापेक्ष क्या कोणीय संवेग। ठीक है, तो देखो कैसे निकालोगे, द्रव्यमान केंद्रीय एरिया है, ध्यान रखना हमेशा कोणीय संवेग एक बिंदु से निकलता है। तो द्रव्यमान केंद्र बिंदु एरिया, यहाँ से आईवे कण का कोणीय संवेग देखना है आपको। तो देखो इसको कैसे व्यक्त कर रहा हूं मैं, जे सी एम
किसके सापेक्ष? द्रव्यमान केंद्र के सापेक्ष i वें कण का कोणीय संवेग देख रहे हैं। अब यहाँ डैश वाली कंडीशन है तो यहाँ आप क्या लगा दो? डैश लगा दो, बुरा मान जाएगा नहीं। ठीक है, जे सी एम डैश इज इक्वल टू क्या होगा बताओ? पहले तो आई वे कण का निकालो। आई वे कण का क्या होगा कोणीय संवेग? आर आई डैश क्रॉस, आर आई डैश क्रॉस क्या? पी आई डैश, है ना। ये तो कितने कण का है? केवल आई वे कण का। ऐसे तो बहुत सारे कण हैं, तो क्या लेते हैं हम? समेशन लेते हैं। कितने पार्टिकल्स कणों का निकाय है? i इज इक्वल टू 1 से लेकर n तक। ध्यान रखना समेशन क्यों लेते हैं। समेशन नहीं लिया तो केवल एक कण का निकला आई वे का। समेशन ले लिया तो i के मान रखो 1, पहले कण का निकल गया, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, लास्ट तक n तक गए। 20 है तो 20 कणों का निकल जाएगा, पार्टिकल का निकल जाएगा। जे सी एम डैश इज इक्वल टू समेशन i इज इक्वल टू 1 to n आर आई डैश वेक्टर होता है ये, और इसका द्रव्यमान तो हमेशा सेम रहेगा। इसका जो वेग होगा वो क्या होगा? वी आई डैश होगा। ठीक है, वी आई डैश होगा। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? देखो, जे सी एम डैश इज इक्वल टू समेशन आई इज इक्वल टू 1 to लेकर n, और एम आई को तो हम कहाँ लिख लेते हैं पहले? एम आई को तो कहाँ लिख लेते हैं पहले? और ये बनेगा आर आई डैश क्रॉस वी आई डैश बनेगा। जे सी एम डैश इज इक्वल टू समेशन आई इज इक्वल टू 1 to लेकर n क्या? एम आई। अब देखो यहाँ पर इतना कर लिया तो आर आई डैश की वैल्यू थी हमारे पास, हमने निकाली थी ना आर आई डैश की वैल्यू। क्या निकाली थी? स्टार्टिंग में मैंने यहाँ लिखी थी, देखना आप। आर आई डैश सदिश होता है आर आई वेक्टर माइनस आर सी एम। क्लियर है? इक्वेशन फर्स्ट थी ये हमारे पास। क्या थी ये? इक्वेशन फर्स्ट। तो हम इसमें किसकी वैल्यू रख देते हैं? आर आई डैश की। क्या होती है? आर आई माइनस आर सी एम वेक्टर क्रॉस वी आई डैश की वैल्यू, ये है वी आई डैश की वैल्यू क्या है? वी आई वेक्टर माइनस वी सी एम वेक्टर होती है। यहाँ से सोल्व करते हैं। जे सी एम डैश इज इक्वल टू समेशन आई इज इक्वल टू 1 to n एम आई। क्या कर सकते हैं? मल्टीप्लाई कर सकते हैं। पहले आर आई को क्रॉस मल्टीप्लाई वी आई के साथ कर लो, वी आई के साथ कर लिया। फिर आर आई को वी सी एम नेगेटिव आ रहा है तो माइनस आर आई वेक्टर क्रॉस वी सी एम वेक्टर। फिर आर सी एम को वी आई के साथ कर लो, माइनस आर सी एम क्रॉस क्या? वी आई वेक्टर। फिर आर सी एम को वी सी एम के साथ कर लो तो क्या बनेगा? आर सी एम क्रॉस वी सी एम वेक्टर बन जाएगा। तो ये हमने क्या किया है? केवल मल्टीप्लाई कर लिया हमने। अब जब हम इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, है ना, तो ये ध्यान रखना J0 क्या है? J0 मूल बिंदु के सापेक्ष निकाय का कुल कोणीय संवेग है। ठीक है, तो बाद में हम देखेंगे। इक्वेशन 2 अभी काम में नहीं आ रही है, इसको हटा देते हैं। और ये m भी याद रखना, समेशन i इज इक्वल टू 1 to लेकर n तक एम आई क्या होता है? m होता है। अब देखो इसको सोल्व करते हैं हम। यहाँ तक हो गया ये। अब इसमें कितनी टर्म बन रही है? 4। फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। ठीक है, 4 पद बन रहे हैं इसमें, 4 टर्म, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। इसे देते हैं इक्वेशन नंबर 4। तो हम सबसे पहले क्या लेते हैं? फर्स्ट टर्म लेते हैं, फर्स्ट पद लेते हैं। फर्स्ट पद ये देखो, समेशन एम आई सबसे मल्टीप्लाई है, फर्स्ट पद ये है।
तो समेशन आई इज इक्वल टू 1 टू लेकर एन तक एम आई आ रहा है, एम आई ले लेते हैं, और ये आ रहा है आर आई क्रॉस वी आई, आर आई क्रॉस वी आई आ रहा है या नहीं आ रहा? आ रहा है। और ये देखो समेशन आई इज इक्वल टू 1 टू एन एम आई आर आई क्रॉस वी आई, ये किसके इक्वल है? जे जीरो के। तो इसको हम किसके इक्वल लिख सकते हैं? जे जीरो। ठीक है, ये क्या है हमारे पास? मूल बिंदु के सापेक्ष, मूल बिंदु के सापेक्ष निकाय का कोणीय संवेग है। ठीक है, एंगुलर मोमेंटम है विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। कोई बात नहीं। सेकंड टर्म देखो, सेकंड में भी ये माइनस आ रहा है हमारे पास, है ना? तो इसमें हम माइनस बाद में काम में ले लेंगे, अभी हम ये लेते हैं समेशन आई इज इक्वल टू 1 टू लेकर एन तक एम आई आ रहा है, एम आई आ रहा है, माइनस में नहीं ले रहा, अभी लास्ट में लिख लेंगे आर आई क्रॉस वी सी एम आ रहा है, आर आई क्रॉस वी सी एम आ रहा है। ठीक है, अब देखो इसको कैसे सोल्व करते हैं। समेशन आई इज इक्वल टू 1 से लेकर एन तक एम आई आर आई, ये जो समेशन है ना वो केवल आई के लिए है, तो इसमें तो आई है नहीं, तो इसको अलग से लिख सकते हैं वी सी एम। अब देखो इसको पहचानो, ये क्या है? आपने ये पढ़ा था कि आर सी एम सदिश वेक्टर इज इक्वल टू होता है समेशन आई इज इक्वल टू 1 टू लेकर कहाँ तक एम आई आर आई सदिश बटे क्या एम। पढ़ा था या नहीं पढ़ा था? बहुत बार लिखा है ये, तो हमने लिखा है ना आर सी एम इज इक्वल टू। अब देखो इसकी वैल्यू क्या लिख सकते हैं? समेशन आई इज इक्वल टू 1 टू लेकर एम आई आर आई की वैल्यू, एम को आर सी एम से मल्टीप्लाई कर लो, एम इंटू आर सी एम और क्रॉस मल्टीप्लाई क्या वी सी एम, इन दोनों का गुना है, इसको हम किस में लिख लेते हैं? ब्रैकेट में लिख लेते हैं। फिर थर्ड पद देखो, थर्ड पद क्या आ रहा है? थर्ड पद ये आ रहा है माइनस में, चलो देखेंगे, ये मल्टीप्लाई हो रहा है समेशन आई इज इक्वल टू 1 टू लेकर एन तक, फिर है एम आई, और ये मल्टीप्लाई हो रहा है किससे? आर सी एम वेक्टर क्रॉस वी आई वेक्टर से। अब देखना ये आर सी एम में लेता हूँ सबसे बाहर, ठीक है, बराबर इसको सोल्व कर रहे हैं, आर सी एम तो मैंने ले लिया बाहर। क्यों ले लिया? क्योंकि ये जो समेशन दिखाई दे रहा है ना आपको, ये आई के लिए है, तो ये आई वाले में ही गुना होगा, तो यहाँ जाएगा ये आई इज इक्वल टू 1 टू एन एम आई वी आई। अब ये देखो क्या बन गया, मैंने पहले की वीडियोस में पढ़ाया है वी सी एम क्या होता था, समेशन आई इज इक्वल टू 1 टू लेकर एन तक एम आई वी आई अपॉन एम तक। तो इसमें हम इसकी वैल्यू क्या लिख सकते हैं? देखो आर सी एम को किससे मल्टीप्लाई किया? एम से, तो एम इंटू आर सी एम और क्रॉस आर सी एम को तो आर सी एम लिखो, है ना, और समेशन एम आई वी आई को क्या लिख सकते हो? एम इंटू वी सी एम, तो एम तो मैंने आगे लिख लिया और इसकी जगह क्या लिख दूँ? वी सी एम। आ गई बात समझ में? ठीक है, आर सी एम तो आर सी एम लिख दिया और समेशन एम आई वी आई की जगह एम इंटू वी सी एम, तो वी सी एम इधर लग दिया, एम को कहीं लिख दो क्योंकि वो क्या है? अदिश है, स्केलर है, इसलिए एम को हमने कहीं भी लिख दिया। फोर्थ देखो, फोर्थ क्या है? समेशन आई इज इक्वल टू 1 से लेकर एन तक समेशन एम आई, और ये मल्टीप्लाई होगा आर सी एम क्रॉस वी सी एम से, आर सी एम क्रॉस वी सी एम से मल्टीप्लाई हो गया। अब देखो समेशन आई इज इक्वल टू 1 टू लेकर एम एन, क्या ये आई है? इसमें नहीं है। और ये क्या कहलाता है हमारे पास? अभी मैंने यहाँ लिखा था स्टार्टिंग में, कुल द्रव्यमान एम कहलाता है, तो इसको हम सीधा लिख सकते हैं एम, और ये बनेगा आर सी एम वेक्टर क्रॉस वी सी एम वेक्टर बन जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम इसको बना लेते हैं। अब जब इतना कर लिया तो ये वैल्यू रखते हैं हम किस में? इक्वेशन 4 में। ठीक है, किस में? ये चित्र नहीं मिटा रहा, अभी काम में आएगा,
समीकरण किससे, फोर्स से। ये प्रूव कराने के लिए आता है एग्जाम में, इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। JCM डैश फर्स्ट पद की जगह क्या आएगा, मल्टीप्लाई कर चुका हूँ, फर्स्ट पद की जगह आएगा J0, तो इसे लिख देते हैं हम J0। ठीक है, फिर सेकंड कैसा है, नेगेटिव है, सेकंड की जगह क्या आएगा, सेकंड की जगह ये आएगा M इंटू RCM क्रॉस VCM। ठीक है, थर्ड कैसा है, नेगेटिव है, मैकेनिक्स बहुत हार्ड है, ध्यान रखना। थर्ड क्या है, नेगेटिव, तो M इंटू RCM क्रॉस VCM। और फोर्थ क्या है, RCM क्रॉस VCM, फोर्थ पद की जगह ये आएगा, प्लस है तो प्लस M RCM क्रॉस VCM आ जाएगा। ठीक है, अब इतना जब हम कर लेंगे तो यहाँ से हम M इंटू RCM इंटू VCM से M इंटू RCM इंटू VCM क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो JCM डैश इज इक्वल टू J0 माइनस M इंटू RCM क्रॉस VCM आ जाएगा। ठीक है, तो JCM डैश इज इक्वल टू J0, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये जो है ये M, अच्छा M को मैं अंदर ले जाऊं तो RCM क्रॉस MVCM, और MVCM को भी क्या लिख सकते हैं बताओ, J0 माइनस MVCM को क्या लिख सकते हैं, PRCM, MV क्या होता है, संवेग, यानी PCM लिख सकते हैं। द्रव्यमान केंद्र का क्या होगा, संवेग होगा, द्रव्यमान इंटू वेग क्या होता है, संवेग होता है। अब देखो ये RCM क्या है, RCM यहाँ से दूरी है, ठीक है, PCM क्या है, द्रव्यमान केंद्र का संवेग होगा, तो ये कहाँ से है, ये संवेग मूल बिंदु से है। ठीक है, तो इसको हम निकालते हैं JCM डैश इज इक्वल टू J0, है ना, संवेग कैसी राशि है, वेक्टर, किसके, माइनस, इसे लिखते हैं JCM, द्रव्यमान केंद्र का क्या, संवेग, कहाँ से, O से, और ये अब हमें निकालना क्या था, हमें निकालना क्या था, देखो द्रव्यमान केंद्र का के सापेक्ष कोणीय संवेग निकालना था, तो ये आ गया JCM डैश इज इक्वल टू J0 माइनस JCM। ठीक है, तो इस तरीके से हम ये इक्वेशन क्या कर लेते हैं, बना लेते हैं। और यहाँ से अगर J0 की वैल्यू निकालना चाहो, कुल कोणीय संवेग, तो J0 इज इक्वल टू क्या आएगा, JCM डैश प्लस JCMO भी इधर गया, JCMO, ये प्रूव करने को आता है। ठीक है, ये प्रूव करने को आता है। J0 क्या है, मूल बिंदु के सापेक्ष निकाय का कोणीय संवेग, यहाँ से देख रहे थे जब। JCM डैश क्या है, द्रव्यमान केंद्र के सापेक्ष निकाय का कोणीय संवेग। JCMO क्या है, मूल बिंदु के सापेक्ष, है ना, RCM था ना, मूल बिंदु के सापेक्ष इसका संवेग क्या था, M इंटू इसका संवेग। तो ये इक्वेशन लिखी मिलती है, इसको प्रूव करा सकता है, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, नोट कर लेना। तो आज की क्लास के लिए इतना ही, थैंक यू।